प्रणाली। आज मैं सहयोग प्रणाली पर चर्चा करूंगा, यानी हिंदी भाषा शिक्षण के सहयोग प्रणाली। ये क्या होता है, सहयोग प्रणाली किसे कहते हैं, इसके गुण और दोष क्या है, जो हम विधि अपनाएंगे। तो इसको हम लोग सहयोग प्रणाली को सहसंबंध विधि या समवाय विधि भी कहते हैं। ये अपना आज का जो विषय है यही है, सहयोग प्रणाली। ऑब्लिक मैंने लिखा है सहसंबंध विधि ऑब्लिक समवाय विधि। अब यहाँ देखेंगे सहयोग प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, सहयोग प्रणाली बोलिए या सहसंबंध विधि या समवाय विधि। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है सहयोग प्रणाली। सहयोग प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे, सहसंबंध विधि। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सहयोग प्रणाली को जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सहयोग प्रणाली या सहसंबंध विधि। सहसंबंध कोरिलेटेड, अंग्रेजी की बात करेंगे, यानी एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना, जोड़कर पाठ को आगे बढ़ाना, यानी एक विषय वस्तु को दूसरे विषय वस्तु से जोड़ना, इसको बोलते हैं सहसंबंध। इसको बोलते हैं सहसंबंध विधि या समवाय विधि। समवाय विधि। अब आइए चर्चा करते हैं समवाय का क्या अर्थ होता है। तो समवाय का अर्थ होता है साथ साथ, अर्थात दो तत्वों का या दो विषयों का एक साथ चलना, यह समवाय होता है। समवाय का अर्थ होता है साथ साथ, अर्थात दो तत्वों या दो विषयों का एक साथ चलना। हिंदी भाषा शिक्षण में समवाय विधि से तात्पर्य है गद्य शिक्षण, पद शिक्षण अथवा रचना शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान कराना। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को बोधगम्य कराया जाता है। इस नियम में व्याकरण के नियमों को भी बोधगम्य कराया जाता है। कैसे? हम बोलेंगे गद्य शिक्षण अथवा पद शिक्षण अथवा रचना शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जैसे एक अध्यापक हो, कोई शिक्षक हो, कोई गद्य अथवा पद्य पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और बीच में व्याकरण का कोई बिंदु आ जाए, तो अध्यापक वहीं पर, वो शिक्षक वहीं पर उस व्याकरण के नियम को बताते हैं, वहीं पर व्याकरण की शिक्षा देते हैं, वहीं पर व्याकरण का ज्ञान देते हैं। यानी इस विधि के अंतर्गत, सहयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण की शिक्षा अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रचना शिक्षण एवं गद्य शिक्षण के साथ ही यथा प्रसंग होती चलती है। यानी गद्य शिक्षण जब हम कर रहे हैं, पद शिक्षण कर रहे हैं शिक्षक, और बीच में व्याकरण का कोई बिंदु आ जाता है तो व्याकरण का भी ज्ञान करा देते हैं। एक ही शिक्षा, अलग से इसकी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, व्याकरण से व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यह वैसी विधि है जिसमें गद्य शिक्षण, पद शिक्षण या रचना शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान कराया जाता है। अब हम अगर व्याकरण की तरफ से होकर बोले, व्याकरण के दृष्टिकोण से नहीं बोले, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सहयोग प्रणाली में या समवाय विधि में या सहसंबंध विधि में व्याकरण शिक्षण को गद्य अथवा पद्य अथवा रचना शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। जब हम व्याकरण दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, जब बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस विधि में व्याकरण शिक्षण को गद्य अथवा पद्य अथवा रचना शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। व्याकरण को कैसे सिखाते हैं? तो गद्य अथवा पद्य अथवा रचना के माध्यम से सिखाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके गुण। इसके 3 गुणों पर चर्चा कर रहा हूं। पहला, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इस विधि में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तीसरा, यह विधि स्वाभाविक एवं रुचिकर होती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि कैसे है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर ले। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। हम जानते हैं कि बालक, छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ सीखने के लिए लायक रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, इससे आगे क्या होगा। अगर कोई हम घटना पढ़ा रहे हैं, कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई गद्य या शिक्षा पढ़ा रहे हैं, तो लायक रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम कोई प्रसंग, कोई प्रकरण, कोई गद्य या पद्य पढ़ा रहे हैं और बीच में व्याकरण का बिंदु आ गया और उस पर जब हम चर्चा करते हैं
तो वो जिज्ञासु होता है, बालक वो सीखना चाहे। ध्यान से सुनेगा कि क्या बोल रहे हैं। अब हम कोई टॉपिक प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जैसे रामू बिलासपुर में रहता था, उसके 2 पुत्र थे, राजू और रोहन। वह किसान था, वह गेहूं की फसल उपजा रहा था। और इस बीच में हम क्या करते हैं कि फिर वहीं पर बताते हैं कि रामू क्या है, राजू क्या है, रोहन क्या है, बिलासपुर क्या है, ये सब नाम है। तो किसी व्यक्ति, ठीक है ना, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर यह चर्चा माननीय शिक्षक को करना पड़ता है। शिक्षक बता देते हैं, बता देंगे रामू ये लोग का नाम जितना आया है इस प्रकरण में सबका नाम बताएंगे, बोलेंगे ये लोग क्या है, ये संज्ञा है। जितना वस्तु का भी नाम जो आया है, फसल का नाम आएगा वो बोलेंगे ये संज्ञा है। तो व्याकरण का शिक्षण साथ साथ चलता है। गद्य शिक्षण, प्रकरण शिक्षण या रचना शिक्षण जब हम करा रहे हैं तो उसके साथ साथ व्याकरण का प्रसंग आएगा तो उस पर भी चर्चा होता है। यानी अलग से इस विधि में व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा क्या होती है, इस विधि में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। क्यों? क्योंकि एक ही शिक्षक गद्य शिक्षण, पद शिक्षण जो भी पढ़ा रहा है, साहित्य भी पढ़ा रहा है और उसके साथ साथ व्याकरण की भी शिक्षा दे रहा है। बालक को भी, छात्र को भी और शिक्षक को, दोनों को समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अलग से व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा होता है, यह विधि स्वाभाविक एवं रुचिकर होती है। क्यों स्वाभाविक है और रुचिकर क्यों है? क्योंकि पाठ पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में व्याकरण का भी ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी उदाहरण देके बताया ना, तो जिज्ञासु प्रकृति तो जान जाएंगे, हाँ इसी बोलते हैं, ये नाम है ना, हाँ ये इसको संज्ञा बोलते हैं। पूरा संज्ञा का परिभाषा बता देंगे। फिर उसके अगर कुछ वैसा आता है कि वो बहुत दयालु था, उसकी दयालुता पर वहां की आम जनता बहुत खुश रहती थी, आम लोग बहुत खुश रहते थे। तो ये शब्द जो आएगा दयालुता, मीठापन, तो इस सब पर भी चर्चा करेंगे। यानी जब संज्ञा का भी हम लोग क्या करते हैं, बताने लगते हैं कितने भेद होते हैं। ये व्यक्तिवाचक, ये भाववाचक, ये द्रव्यवाचक, ये समूहवाचक, यानी ये जो भी बताएंगे जो प्रसंग आते जाएगा, चर्चा करते जाएंगे। तो ये स्वाभाविक है, रुचिकर भी होता है। और इसका चौथा भी है कि इस विधि में एक ही शिक्षक से गद्य, पद्य अथवा रचना तथा व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। चौथा इसका गुण क्या है कि इस विधि में एक ही शिक्षक से गद्य, पद्य, रचना एवं व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। तो ये इसके 4 गुण होते हैं। और इसके दोष क्या है, इसके 6 दोषों पर मैं चर्चा करूंगा। आइए, मैंने यहाँ लिखा भी है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर पहला क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है जिस पर मैंने चर्चा कर लिया। दूसरा है, इस विधि से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है, मैंने इसको बता दिया अभी। तीसरा क्या है, यह विधि स्वाभाविक एवं रुचिकर होती है। और क्षमा करें, चौथा विधि मैंने नहीं लिखा है। चौथा में क्या होता है, इस विधि में एक ही शिक्षक से, चौथा में आप लोग ध्यान देंगे, चौथा में आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चौथा यहाँ चौथा नंबर छुट्टी है, इस विधि में विधि होगा, इस विधि में एक ही शिक्षक, ठीक है। मैंने जो आपको चर्चा करके बताया था कि इस विधि में एक ही शिक्षक से गद्य, एक ही शिक्षक से गद्य, पद्य, रचना एवं व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण का ज्ञान, मैं बता दूं, यहां व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। ये आप लोग अपना समझ लीजिए। ये मैं वहां लिखना भूल गया था, मैं 4 पर चर्चा कर रहा हूं। इस विधि में एक ही शिक्षक से गद्य, पद्य, रचना एवं व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। ये 4 है। उसके बाद इसके दोष पर आता हूं, दोष पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है, व्याकरण का सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है, भाषा की शुद्धता पर कम ध्यान रहता है। तीसरा क्या है, तारतम्यता नहीं रहती है।
चौथा है ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। पांचवा ध्यान भंग हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। और छठा मूल विषय से या प्रकरण से भटक जाने का भय रहता है। आइए एक पर चर्चा करेंगे। व्याकरण का सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों व्याकरण का सीमित ज्ञान प्राप्त है? क्योंकि शिक्षक का ध्यान विषय वस्तु पर भी रहता है। जो प्रकरण लेके चले हैं, जो गद्य पढ़ा रहे हैं, जो पद्य पढ़ा रहे हैं, या जो रचना शिक्षण का ज्ञान करा रहे हैं, जो रचना शिक्षण कर रहे हैं, उसके साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाते रहते हैं, व्याकरण का नियम भी बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके पास समय भी सीमित रहेगा और उस सीमित समय में व्याकरण का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विषय पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, कोई गद्य पढ़ा रहे हैं, कोई पद्य पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ व्याकरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो शिक्षक अलग से व्याकरण पढ़ाएंगे, अगर अलग से एक व्याकरण के शिक्षक की व्यवस्था रहे कि जो सिर्फ व्याकरण पढ़ाएंगे और एक शिक्षक रहे कि सिर्फ साहित्य पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें फर्क तो पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, व्याकरण का सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा होता है भाषा की शुद्धता पर भी ध्यान नहीं जाता है, यानी भाषा की शुद्धता का भी ज्ञान नहीं होता है। दूसरा यूँ भी कह सकते हैं कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान भी नहीं होता है, या मैंने यहाँ लिखा है भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ तो विषय वस्तु पर ध्यान है ना, प्रकरण पर ध्यान है, गद्य पर ध्यान है, पद्य जो भी हम शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रहता है। और उसमें जो बीच में उसके जो व्याकरण का कोई बिंदु आ जाता है, तो उस व्याकरण के बिंदु पर ध्यान चले जाता है, कि भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं जाता है। तीसरा आती है तारतम्यता नहीं रहती है। तारतम्यता इस मतलब से होता है, तारतम्यता का अर्थ है जो भी हम विषय बता रहे हैं कंटिन्यूटी उस पर लगातार बनी रहे। कुछ भी हम सिखा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं, पूरे लय पूर्वक वाचन कर रहे हैं, वाचन के बाद उसका अर्थ बता रहे हैं, भावार्थ बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, और बीच में हम व्याकरण का पोषण आ गए, तो हम विषय वस्तु से हट गए, फिर व्याकरण पर आ गए, हम व्याकरण के विषय को बताने लगे। तो इससे क्या हो गया, तारतम्यता नहीं रहती है। चौथा आता है ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। ध्यान केंद्रित बालकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं, कोई गद्य, कोई रुचिपूर्ण घटना है, किसी घटना वर्णन कर रहे हैं, हम रचना सिखा रहे हैं, कोई गद्य का व्याख्या कर रहे हैं, कोई पद्य की भावार्थ बता रहे हैं, और उसी बीच में हम व्याकरण पर चले आते हैं, तो ध्यान क्या हो गया, वहां से केंद्रित नहीं रहा, अब तो आ गया व्याकरण पर, इसलिए ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। पांचवा आते हैं ध्यान भंग हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ध्यान भंग होने का इसमें डर रहता है, क्योंकि जब अभी हम पढ़ा रहे पाठ, कोई हम कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई कथा पढ़ा रहे हैं, किसी कविता का, किसी पद्य का हम भावार्थ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षक, मैं शिक्षक की बात करूँ, पढ़ा रहे हैं, और बीच में व्याकरण का कोई बिंदु आ गया, उस पर हम चर्चा करने लगे, तो क्या हो गया कि मूल विषय से उसका ध्यान भंग हो गया, फिर व्याकरण पर आ गया। फिर व्याकरण से क्या करते हैं, जब ये समाप्त होता है तो आगे बढ़ जाते हैं पाठ पर, तो फिर वहां चले जाता है ध्यान, तो इससे ध्यान भंग होता है। छठा आता है मूल पाठ से भटक जाने का भय रहता है। मूल पाठ क्या है अपना, गद्य पढ़ाना, गद्य की व्याख्या करना, पद्य है तो उसका भावार्थ बताना, रचना शिक्षण के बारे में बताना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई व्याकरण का बिंदु आ गया तो हम व्याकरण पढ़ाने लगे, संज्ञा मानी आ गया, कोई विशेषण आ गया, किसी का गुण है तो हम विशेषण के बारे में पढ़ाने लगे, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मूल विषय तो अपना उसको भावार्थ बताना था, पद्य का, गद्य का, कुछ व्याख्या करना था, तो वहाँ से हट के हम क्या चले हैं, व्याकरण पर चले हैं। तो मूल जो विषय था उससे ध्यान भटक गया, फिर हम व्याकरण पर आ गए, अब यहाँ ध्यान तो हो गया, यहाँ से फिर विषय वस्तु पर जाएंगे, यानी मूल पाठ से भटक जाने का भय रहता है। तो ये इसके 6 दोष हैं। 4 मैंने इसको गुण बताए हैं और 6 मैंने इसके दोष बताए हैं। सहयोग प्रणाली यही है, आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको बता भी दिया कि सहयोग प्रणाली क्या होता है, इसको 3 नामों से बुलाया जाता है। ये होता क्या है, शिक्षक क्या करेंगे, आप भी जब शिक्षक बनेंगे तो निश्चित रूप से कभी कभी इस प्रयोग का कीजिए, मगर हर पाठ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये वैसी विधि है कि जब आवश्यकता पड़े तो शिक्षक इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पाठ पढ़ाते पढ़ाते हम व्याकरण का भी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। मगर मैंने आपको बता दिया इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना है। सबको धन्यवाद।